हाँ जी बच्चों, तो आज अपन जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स या क्या कह दोगे, अनुवांशिक विकार। ठीक, जो अनुवांशिक विकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेंडेलियन विकार और दूसरा होता है गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय मतलब क्रोमोसोमल विकार। अब देखिए, मेंडेलियन विकार का मतलब है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं, तो वो हो जाएंगे मेंडेलियन विकार। और गुणसूत्रीय विकार होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत नहीं होंगे, है ना, क्योंकि गुणसूत्रीय विकार के कारण जो व्यक्ति होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। पढ़ेंगे अपन आगे, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इसकी बात नहीं करते, अपन मेंडेलियन विकार की बात कर लेते हैं। अभी जो मेंडेलियन विकार है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो भाई कि लिंग गुणसूत्र में के कारण हो सकते हैं, मतलब कि सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं, है ना, लिंग सहलग्न हो सकते हैं, लिंग सहलग्न। और दूसरे जो होते हैं वो ऑटोसोमल हो सकते हैं, ऑटोसोमल रोग हो सकते हैं। ऑटोसोमल का मतलब है कि अलिंग गुणसूत्र के कारण होंगे, अलिंग गुणसूत्र के कारण होंगे ये रोग, ऑटोसोमल। ठीक, अब देखिए, दोनों को अपन ने मेंडेलियन विकार के अंदर क्यों रखे। मेंडेलियन विकार क्या है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होता है, मतलब स्थानांतरित होता है, वो मेंडेलियन विकार है। तो मेंडेलियन विकार के लिए हम यहाँ लिख दें, क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित वो हो जाते हैं क्या, मेंडेलियन विकार हो जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, मेंडेलियन विकार हो जाएंगे। ठीक, अब क्या होते हैं, ये किसी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, है ना, मतलब कह दो अपन सिंगल जीन उत्परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। सिंगल जीन उत्परिवर्तन के कारण मेंडेलियन विकार उत्पन्न होता है। और जो मेंडेलियन विकार है वो प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। प्रभावी रोग भी आ जाते हैं इनमें और अप्रभावी रोग भी आ जाते हैं, प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। तो देखिए, जो लिंग सहलग्न रोग दिए हुए हैं ना, उनमें सिर्फ अप्रभावी ही दिया है। एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग के ही एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग के ही बस एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, जो कि कौन कौन से हैं। एक है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, और दूसरा क्या है, वर्णान्यता। आपको प्रभावी या प्रभावी मतलब पता है। प्रभावी का मतलब है जैसे कि कैपिटल आर ये आ गया तो रोग से ग्रसित है, स्मॉल आर, अच्छा हाँ, प्रभावी रोग है यदि तो ये रोग से ग्रसित होगा, और अप्रभावी रोग है तो ये होगा रोग से ग्रसित। यदि कोई प्रभावी रोग होता है ना तो वो संकर आए तब भी, मतलब कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उनमें किसी एक जीन में भी प्रभावी लक्षण आ जाए तो रोग से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। जबकि अप्रभावी में क्या होता है कि दो में से एक में आया ना, तब क्या होगा कि वो उससे ग्रसित नहीं होगा। कंफ्यूज हो तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अभी अपन ये हीमोफीलिया वर्णान्यता को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, तब आपको आ जाएगा। फिर क्या है, ऑटोसोमल रोग है। तो ऑटोसोमल रोग भी क्या हो सकते हैं कि यहाँ तो देखिए बुक में एक ही एग्जाम्पल लिखा है, मतलब एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग बस लिखे हैं, तो अपन एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग ही याद कर लेंगे, हीमोफीलिया वर्णान्यता। यहाँ प्रभावी रोग दिया नहीं है तो अपन को पढ़ना नहीं है ना। अब बात ऐसी है कि ऑटोसोमल रोग जो है वो प्रभावी भी दिए हुए हैं और अप्रभावी भी दिए हुए हैं। ठीक,
ऑटोसोमल अप्रभावी रोग। ऑटोसोमल क्या हो गए? अप्रभावी रोग, और हो जाते हैं ऑटोसोमल प्रभावी रोग। प्रभावी रोग। यदि ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है ना, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हुए हैं? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, और एक दिया हुआ है क्या? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये है कौन से रोग? ऑटोसोमल रोग। और ऑटोसोमल कैसे हैं? अप्रभावी रोग। ठीक। और यदि अपन बात करें किसकी? ऑटोसोमल प्रभावी रोग की, तो वो एक ही है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, यहां एक ही याद करना है आपको, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। देखो बेटा, अपन को ना ये सारे रोग एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। अपन को पढ़ना है हीमोफीलिया क्या है, बर्नानता क्या है, सब पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। लेकिन यहाँ से ना कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि निम्न में से एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है, तो आपको यहाँ से याद हो गया एक्स संलग्न अप्रभावी रोग हीमोफीलिया है और बर्नानता है। ठीक। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देखिए कि ऑटोसोमल अप्रभावी रोग का उदाहरण है निम्न में से कौन सा है? ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, और बोला है उपरोक्त सभी, तो सभी आ जाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ से याद हो गया ना, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। अलग अलग जगह में सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये है क्या, वो तो अपन अभी पढ़ेंगे ही, है ना। और जैसे कि ऑटोसोमल प्रभावी रोग की बात की जाए, तो ऑटोसोमल प्रभावी रोग क्या जाता है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये प्रभावी, ऑटोसोमल प्रभावी या अप्रभावी रोग क्या होते हैं देखना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये इन्हीं रोग की बात कर रहे हैं, बोला गया है कि ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, तो बताइए कैसे होगा? अप्रभावी है तो देखो, यदि कैपिटल ए ऐसा आएगा, इसकी जगह में कुछ भी हो सकता है, PQRST कुछ भी हो सकता है एक की जगह। जैसे हम सिकल सेल एनीमिया के लिए एस से प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना, तो एस हो सकता है दोनों जगह, समझेंगे उसको भी। तो यदि दोनों ही जो हैं वो कैपिटल लेटर वाले आ गए, मतलब कि प्रभावी वाला आ गया, तब ये जो व्यक्ति है वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा, सामान्य व्यक्ति होगा ये। कैसा होगा ये? सामान्य होगा। और यदि आ जाए कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए, तब भी ये व्यक्ति क्या होगा? सामान्य होगा। लेकिन देखो, एक इसमें अप्रभावी लक्षण है और एक प्रभावी है, तो अप्रभावी के कारण ये क्या हो सकता है? वाहक हो सकता है इस रोग का। सामान्य लेकिन क्या होगा? वाहक, मतलब कि अपने आने वाली पीढ़ियों में फैला सकता है। और यदि स्मॉल ए आ जाए, तब ये रोगी हो जाएगा। समझ गए? तब ये रोगी हो जाएगा। मतलब सिकल सेल एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो या फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, जबकि अप्रभावी लक्षण, दोनों ही अप्रभावी लक्षण, जो अप्रभावी एलिल्स है ना, जैसे स्मॉल ए अप्रभावी एलिल दोनों ही साथ आते हैं, तभी वो रोगी होगा, नहीं तो वो सामान्य होगा। ठीक। और जो संकर वाला होगा वो क्या होगा? वाहक होगा। समझ गए? ये क्या है? अप्रभावी। अब यदि प्रभावी होता, तो प्रभावी में क्या होता है? देखो, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है प्रभावी। यदि कैपिटल ए ऐसा आया, तो वो रोगी होगा, रोगी होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए आया, तब भी वो क्या है? रोगी है। लेकिन स्मॉल ए आया, तब वो कैसा है? सामान्य है। क्योंकि प्रभावी जीन के कारण ये रोग हो रहा है ना, प्रभावी रोग है, प्रभावी जीन के कारण हो रहा है, इसलिए प्रभावी अवस्था में जब ये होगा तो क्या हो जाएगा? वो रोग से ग्रसित हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए कि एक जो पुरुष है वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, ठीक,
लेकिन जो महिला है वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित नहीं है, तो क्या उनके जो बच्चे हैं वो ग्रसित होंगे? तो अपन क्या करेंगे, पुरुष ग्रसित है तो स्मॉल ए लिख दो, महिला सामान्य है तो कैपिटल ए। उसने वाहक नहीं बोला था ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि सारे तो ऐसे ही प्राप्त होंगे F1 जनरेशन में, मतलब सारे सामान्य और वाहक होंगे। ठीक, कई सारे क्वेश्चन करना है अपन को, इसके करेंगे अपन क्वेश्चन। अभी के लिए इतना क्लियर हुआ? बोलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर इसको नोट कर लो। अब अपन हीमोफीलिया और वर्णांधता को डिटेल से पढ़ ले। ठीक है, हाँ, क्या पढ़ना है अपन को? मेंडेलियन विकार, लिंग सहलग्न, है ना। मेंडेलियन विकार लिंग सहलग्न कैसे होते हैं? ये लिंग सहलग्न की बात कर रहे हैं अपन। कौन कौन से हैं? एक है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा क्या है? हीमोफीलिया। ठीक, एक है वर्णांधता और दूसरा क्या है? हीमोफीलिया। अब देखिए, वर्णांधता में क्या होता है कि जो व्यक्ति है ना वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। क्या होता है इसमें? व्यक्ति मतलब रोगी लाल, और हम हरे रंग से ही लिख रहे हैं ना, लाल हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता। ठीक, क्या है वर्णांधता? तो वर्णांधता एक एक्स सहलग्न रोग है, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। एक्स संलग्न क्या है? ये अप्रभावी रोग है। मतलब कि जब अप्रभावी एलील साथ में आएंगे, दोनों ही अप्रभावी एलील होंगे तो ही रोग से ग्रसित होगा व्यक्ति। एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है वर्णांधता। क्या होता है वर्णांधता में कि भाई अपन बात करें 8% नर और 0.4% महिला जो होती हैं वो इससे ग्रसित होती हैं, वर्णांधता से क्या होती हैं? ग्रसित होते हैं। ठीक, अब देखिए हमने बोली कि ये एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है, तो कौन रोगी होगा और कौन नहीं होगा? जब हम एक फीमेल की बात करें और एक मेल की बात करें तो फीमेल में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, है ना। दोनों ही एक्स गुणसूत्र में वर्णांधता वाला जीन नहीं है, दोनों ही एक्स गुणसूत्र में वर्णांधता वाला जीन नहीं है। इसका मतलब कि ये जो महिला है वो कैसी है? सामान्य है। ठीक, और यदि एक एक्स गुणसूत्र में वर्णांधता वाला जीन है, सी का मतलब क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस, तो अपन इसको सी से प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ वर्णांधता वाला जीन है तो ये महिला कैसी होगी? महिला होगी सामान्य और कैसी होगी? वाहक। मतलब कि सामान्य लेकिन वर्णांधता की क्या होगी? ये वाहक होगी। ठीक, और यदि हमने दोनों ही एक्स गुणसूत्र में वर्णांधता वाला जीन लगा दिए इस तरीके से, तब ये जो महिला है वो क्या हो जाएगी? वर्णांधता से ग्रसित। से क्या हो जाती है? ये ग्रसित हो जाती है। क्लियर हो गया? तब ये क्या है? वर्णांधता से ग्रसित है। यदि अपन पुरुष को देखें तो पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। एक्स वाई है तब पुरुष कैसा होगा? सामान्य। लेकिन यदि एक एक्स है और एक ही एक्स में
वर्णांधता का जीन आ जाए C, तब ये जो पुरुष है वो क्या हो जाएगा, वर्णांधता से ग्रसित। तब क्या हो जाएगा, वर्णांधता से ग्रसित हो जाएगा। क्लियर हो गया। तब मेल कैसा है, वर्णांधता से ग्रसित है ना। इसकी क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। अब हीमोफीलिया समझा दे। हाँ तो देखो वर्णांधता में है क्या कि सिर्फ महिला ही वाहक हो सकती है, पुरुष वाहक नहीं हो सकते। पुरुष या तो सामान्य होंगे या तो फिर रोग से ग्रसित होंगे। ठीक, अब देखते हैं अपन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का जमाने वाला जो जीन है वो निष्क्रिय हो जाता है ना, तो रक्त का थक्का नहीं जाता। हीमोफीलिया में क्या होता है कि एक छोटी सी चोट लग जाए तो भी ब्लड बहते ही रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। जैसे छोटी सी एक सुई चुभ जाए तो भी ब्लड बहते ही रहेगा, है ना। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक, हीमोफीलिया में काय से प्रदर्शित कर दोगे, H से। ये भी क्या है, X से सहलग्न अप्रभावी रोग है। क्या है ये, X संलग्न अप्रभावी रोग है। इसमें जो हीमोफीलिया जो है वो रानी विक्टोरिया से स्टार्ट हुआ था। रानी विक्टोरिया इसकी क्या थी, वाहक थी, है ना। रानी विक्टोरिया की वंशगति से स्टार्ट हुआ था ये, रानी विक्टोरिया वाहक थी इसकी। विक्टोरिया क्या थी, इसकी वाहक थी, यहां से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, अब देखिए एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो फीमेल है और जो मेल है। ठीक, देखिए जो फीमेल है उसमें एक्स गुणसूत्र इस तरीके से आए तो ये फीमेल कैसी हो जाएगी, सामान्य। यदि एक एक्स गुणसूत्र में हीमोफीलिया वाला जीन आ जाए, ये हीमोफीलिया का जीन है H, तो ये क्या हो जाएगी, सामान्य, लेकिन क्या हो जाएगी, वाहक। और यदि ऐसा हो जाए कि दोनों ही एक्स गुणसूत्र में हीमोफीलिया वाला जीन, ठीक, तब ये क्या होगी, हीमोफीलिया से ग्रसित। से ग्रसित हो जाएगी। ठीक, समझ गए, मतलब कि इसमें भी महिलाएं क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं। अब यदि अपन मेल पुरुष में देखें तो एक्स वाई होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सामान्य होगा। और एक एक्स में हीमोफीलिया का, एक ही एक्स है और उसी में हीमोफीलिया का गुणसूत्र मतलब कि जीन आ जाए तब वो क्या होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, बोलो इसके क्वेश्चन कर लें अब थोड़े बहुत, लिख लो, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक हीमोफीलिया से ग्रसित महिला, एक हीमोफीलिया से ग्रसित महिला, यहां करते नीचे तो दिखता ही होगा, आप लिख लो कॉपी में। एक हीमोफीलिया से ग्रसित महिला की शादी एक सामान्य पुरुष से होती है तो उसमें उसके बच्चों में, है ना, तो उसके बच्चों में कितने बच्चे हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे या कितने प्रतिशत हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, लिख लिए। ये क्या बोले हमने, एक हीमोफीलिया से ग्रसित महिला, ये हो जाएगी कि शादी होती है किससे, एक सामान्य पुरुष से होती है, तो इनके बीच में क्रॉस करा देंगे, है ना। अब देखिए जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो एक बार ये वाला एलिन मिलेगा, ये मिलेगा, तो पहले वाले से मिला दो दोनों को, पहले इसको भी पहले से, तो ये हो जाएगा XH और हीमो जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको अपन बाद में भी लिख देते हैं, XXH
अब इसको एक बार दूसरे से मिलाओ, इसको भी एक बार दूसरे से मिलाओ, क्या हो जाएगा? XHY XHY। तो जो 50% संतति है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है। और यदि बोला जाए कितने लड़के, तो फिर क्या आ जाएगा? 100% लड़के। रुको, इसको ना फिर से समझाते हैं, उसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। तो पहले आपने लिख लिए हो, इसको लिख लो कॉपी में, फिर आगे पढ़ना। अब इसको मिटा रहे हैं ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी कॉपी में सामने लिखी होनी चाहिए ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। ठीक, मिटा दे। क्या बोले हमने क्वेश्चन? हीमोफीलिया से ग्रसित महिला हीमोफीलिया से ग्रसित कब थी? जबकि उसके दोनों ही एक्स गुणसूत्र में हीमोफीलिया का जीन था। महिला की शादी एक सामान्य पुरुष से होती है, सामान्य पुरुष से होती है ना, सामान्य पुरुष से होती है। सामान्य पुरुष क्या है? XY। तो इनकी संतति होगी, तो अपन इनके बीच में क्रॉस करा लें और XY के बीच में क्रॉस करा रहे। चेकर बोर्ड से कराएं कि ऐसे ही कराएं? ऐसे ही कराते हैं पहले। ये हो गया XH XH X और ये Y। क्या बताए थे हमने? पहले वाले को भी पहले से मिलाओ, दूसरे वाले को भी पहले से मिलाओ। क्या हो गया? X XH। आप प्रभावी को बाद में लिख देते हैं, पहले भी लिखोगे तो वही मतलब रहेगा। X XH। कैसी है ये? वाहक लड़की है ये, वाहक डॉटर हो, मतलब कि लड़की। ठीक, अब पहले का दूसरे से कराओ और दूसरे का भी दूसरे से कराओ। XHY XHY। तो लड़के कैसे हो गए? लड़के हीमोफीलिया से ग्रसित हो गए। ठीक, अब देखिए हम कई तरीके से इसका रेशियो लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये बताओ कि इसमें कितने प्रतिशत जो संतति है वो ग्रसित होगी। संतति के लिए क्वेश्चन दिया है, कितने प्रतिशत संतति ग्रसित है। अगला दिया जाए कि जो लड़के कितने प्रतिशत क्या है, वाहक तो होते नहीं लड़के, प्रतिशत ग्रसित है, ऐसा पूछा जाए तो लड़के लिखा है यहाँ, है ना। और बोला जाए कि लड़की सामान्य वाहक कितनी है, इस तरीके से लिखा जाए। तो पहले यदि संतति लिखा है तो संतति में अपन क्या कर देंगे कि 50% कैसी है संतति, वाहक है, और 50% कैसे हैं, ग्रसित है। क्योंकि उसने यहाँ पर ना लिंग नहीं पूछा कि लड़के या लड़की, संतति का मतलब तो लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं, तो ये सारे ही तो इनकी संतति है। तो 50% वाहक आ गए, 50% ग्रसित आ गए हीमोफीलिया से। अब यदि उन्होंने बोला कि कितने प्रतिशत लड़के ग्रसित है, तो बताओ लड़के टोटल कितने हैं? लड़के तो यही है, इतने ही लड़के, ये तो लड़कियां में आ जाएंगे, तो इनको खुद में 100% मान लेंगे। तो 100% लड़के ही क्या आ जाएंगे, ग्रसित आ जाएंगे। बोले कि लड़की सामान्य है क्या, तो सामान्य नहीं है, लेकिन सामान्य वाहक है। तो यदि सामान्य वाहक पूछे तो क्या आ जाएगा, 100% लड़की सामान्य वाहक है, क्योंकि लड़की ही है ना वो। समझ गए आप? कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, हम दे देंगे नेक्स्ट क्लास में। हालांकि हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसके 2 दिन बाद ये वीडियो आती है आपके पास, है ना। तो हम जब भी मतलब कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, उसके बाद की जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम क्या करते हैं कि वो चीजें आपको समझा देते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम लिंक भेज देंगे कमेंट में। ठीक है, मिटा दे इसको, हो गया। बुक के क्वेश्चन करते हैं, है ना, फिंगर टिप्स के। क्वेश्चन ये है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह
के विवाह से उत्पन्न है ना। पहला है सभी पुत्रियां वाहक और पुत्र सामान्य होंगे। 50% पुत्रियां वाहक और 50% पुत्रियां सामान्य होंगी। 50% पुत्र वर्णांध और 50% पुत्र सामान्य होंगे। यह सभी संततियां वाहक होंगी। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है एक वर्णांध पुरुष? वर्णांध पुरुष क्या होगा? XCY की शादी किससे होती है? एक सामान्य महिला से होती है। सामान्य है ना, सामान्य महिला से होती है। तो डायरेक्ट कर दें क्या? ये इससे क्रॉस करेगा XC, दूसरे का भी पहले से XY, पहले का दूसरे से XC XY। तो देखो क्या आया? 50, ये है पुत्री और ये है पुत्र। ऑप्शन ये है, अपने ऑप्शन देखते हैं ना। सभी पुत्रियां वाहक और पुत्र समान है, तो है देखो सभी वाहक हैं और पुत्र कैसे हैं? समान है। दूसरा था 50% पुत्रियां वाहक, तो पुत्रियों अकेले को देखेंगे ना अपन, तो वो तो 100% पुत्रियां वाहक है, तो ये गलत है। अगला है 50% पुत्र वर्णांध और 50% पुत्र सामान्य, ये भी गलत है। सभी संततियां वाहक होंगी, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा कि सभी पुत्रियां कैसी हैं? वाहक हैं। सभी पुत्री कैसी हैं? वाहक हैं। और सभी पुत्र कैसे हैं? पुत्र कैसे हैं? सामान्य। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन होते हैं? ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरीके से मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।